100 दिन जंगल घर में। रामू और श्यामू दो दोस्त थे। वो दोनों रामनगर में रहते थे। रामनगर खूबसूरत शहर था। रामू के पिता का शहर में बहुत बड़ा कारोबार था और श्यामू के पिता के शहर में समुद्र तट पर एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो पाव भाजी और चने आदि बेचा करते थे। बचपन में तो रामू और श्यामू के बीच में कोई भेदभाव नहीं था। वो दोनों एक साथ मिलकर स्कूल जाते थे और शाम को एक साथ ही खेला करते थे। लेकिन बड़े होने पर रामू को अपने पिता के पैसों पर घमंड होने लगा। एक दिन रामू अपनी एक बड़ी गाड़ी में बैठकर श्यामू की समुद्र किनारे पाव भाजी की दुकान पर आया और गाड़ी से उतरकर उसने श्यामू से कहा, अरे श्यामू पाव भाजी वाले, देख तू अभी तक वही पाव भाजी बेच रहा है और मुझे देख, आज मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक नई कंपनी खोली है और मुझे नई गाड़ी भी दी है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त। तुम अपने पिता का कारोबार संभाल रहे हो और मैं अपने पिता का। मेरे पिताजी ने भी मुझे नई दुकान खोल कर दी है। देख श्यामू, तू मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं तुझसे मिलने आया हूँ, वरना मैं ऐसी छोटी मोटी जगह जाना पसंद नहीं करता। और जैसे ही रामू गुस्से में वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ता है तो वो फिसलकर गिर जाता है। ये सब देखकर श्यामू भागा भागा वहां आता है और रामू को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन रामू उसे डांटते हुए कहता है, हटो यहाँ से, दूर हट जाओ। रामू की ऐसी हरकतें देखकर श्यामू बहुत बुरा लगता है और वो सब रामू को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। एक दिन श्यामू रामू से मिलने उसके दफ्तर जाता है और उससे कहता है, रामू, मैंने समुद्र के बीच एक छोटी सी पार्टी रखी है, अगर तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ और कोई नहीं होना चाहिए। श्यामू रामू की बात मान लेता है और रात होने पर अकेला ही रामू को लेकर नाव में बिठाकर समुद्र के थोड़े अंदर जाकर पार्टी करने लगता है। लेकिन तभी अचानक जोर की लहरें उठने लगती हैं और उनकी नाव लहरों में बहते हुए एक जंगल के किनारे आ लगती है। जब सुबह होती है तो वो दोनों चारों ओर देखते हैं। वहाँ उन्हें जंगल ही जंगल दिखाई देता है। ये देखकर रामू डर जाता है। श्यामू, अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहा है। रामू, हिम्मत रखो, कोई तो हमें बचाने आएगा ही। कई दिन बीत जाने पर जब कोई उन्हें बचाने नहीं आया तो वो दोनों मिलकर जंगल में ही एक कच्चा घर बना लेते हैं और जंगली फल और पानी से मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा करने लगते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 100 दिन बीत जाते हैं। लेकिन इन 100 दिनों में रामू में काफ़ी सुधार आता है और वो एक दिन श्यामू से कहता है, श्यामू मेरे दोस्त, तुम सही हो। अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता? मैं तो इस जंगल में ही मर जाता, क्योंकि मुझे तो बस अपने पिता के पैसों का ही बहुत घमंड है। मुझे मेहनत करने की आदत नहीं है। अब मैं समझ गया हूँ कि दोस्त, जो मजा तुम्हारी दोस्ती में है वो पैसों में नहीं। रामू के मुंह से बात सुनकर श्यामू खुश हो जाता है और जोर जोर से सीटी बजाने लगता है। श्यामू के सीटी बजाते ही उसके सभी दोस्त और बच्चे वहां आ जाते हैं। ये देखकर रामू हैरान हो जाता है। रामू को हैरान देखकर श्यामू से बताता है कि उसके पिताजी और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे सबक सिखाने के लिए एक चाल चली थी और ज्वार भाटे के कारण उस दिन उनकी नाव किनारे पर आ लगी। श्यामू की ये बात सुनकर रामू उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है, मुझे जिंदगी जीना सिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और वे सभी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। रामनगर में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी बहुत अमीर थे। रामू अपने सभी साथियों को अपने पिताजी के लाए हुए खिलौनों को दिखा दिखा कर चिढ़ाता था। अरे रामू, आज तू क्या लाया है? अरे अरे अरे, सब लोग दूर से ही देखो, मेरे हेलीकॉप्टर को छूना मत। हाँ, मेरे पिताजी ने इसे विदेश से मंगवाया है, बहुत महंगा है। अभी उड़ाकर दिखाता हूँ तुम सबको। रामू जैसे ही उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगता है, वो हेलीकॉप्टर थोड़ी देर उड़ने के बाद एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। ये देखकर सभी बच्चे रामू पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो देखो, रामू का हेलीकॉप्टर टूट गया, नीचे गिर गया। बहुत महंगा है ना। हाँ, देखो देखो, कितनी डींगे मार रहा था, इसका तो हेलीकॉप्टर उड़ा भी नहीं। रामू बहुत घमंडी होने के साथ साथ नकलची भी था। एक दिन उसी गांव में रहने वाले मंगरू ने अपने पिता द्वारा बनाई गई बांस की साइकिल रामू को दिखाई। रामू उसको देखकर बहुत गुस्से में हो गया और उसने जिद कर ली कि वो भी बांस की साइकिल बनाएगा और वो अपने पिताजी के आगे जिद करके रोने लगता है। पिताजी, मुझे भी बांस चाहिए, मैं भी बांस की साइकिल बनाऊंगा। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया। उसकी माँ ने भी उसे समझाया कि बेटा, बांस की साइकिल नहीं बनती। अरे बेटा, तुम जिद क्यों कर रहे हो? बांस की भी कभी कोई साइकिल हुई है क्या?
जब देखो कोई ना कोई बात के पीछे तू जिद करता रहता है, किसी की बात नहीं सुनता। लेकिन वो नहीं माना। रामू के पिता ने उसे बांस लाकर दे दिए। रामू ने 2 दिनों में ही अपने नौकरों की सहायता से एक बांस की एक साइकिल बना ली और उसे लेकर गांव के मैदान में खेलने के लिए आ गया, जो कि थी तो एक आम साइकिल, लेकिन उसमें उसने 1-2 चीजें बांस की लगा रखी थी। तभी वहां पर मंगरू भी अपनी जुगाड़ की हुई बांस की साइकिल लेकर आया। उसे देखकर रामू ने कहा, अरे ओ मंगरू, तुझे बहुत घमंड है ना अपनी बांस की साइकिल पर। ये देख, मैंने भी बांस की साइकिल बनाई है। आजा, दम है तो रेस लगाते हैं। रामू, तुम्हारी साइकिल बहुत अच्छी है। छोड़ो ना, रेस वेस क्या लगानी है, हम लोग साथ मिलकर खेलते हैं। सभी बच्चों ने रामू को बहुत समझाया कि तुम्हारी बांस की साइकिल चलेगी नहीं। अरे रामू, तुम जिद क्यों कर रहे हो? तुम्हारी ये बांस की साइकिल कामयाब होने वाली नहीं। लेकिन वो नहीं माना और पहाड़ी के ढलान पर वो लोग रेस लगाने लगे। रामू की साइकिल ढलान पर थोड़ी देर तो चली, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी साइकिल का एक पुर्जा अलग होने लगा। उसका टायर, फ्रेम सब टूटकर बिखर गया और रामू के हाथ में रह गया तो सिर्फ साइकिल का टूटा हुआ हैंडल, जिसके साथ वो ढलान के साथ वाले सूखे कीचड़ में गिर गया। और सभी बच्चे रामू की हालत देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। भाई, जिद का अंजाम देख लिया। हाथ में आ गए सारे बांस। लो भाई लो, देखो क्या हो गया अंजाम, देख लो। देखो देखो क्या हालत हो गई है, एक एक बांस निकलकर बाहर आ गया है। साइकिल तो ये बची ही नहीं। रामू का घमंड टूट गया, रामू का घमंड टूट गया। कुछ साल पहले की बात थी। कृष्णापुरम करके एक गांव था। उस गांव में तुकाराम करके एक आदमी था। उसका मुर्गियों का एक फार्म था। उसका एक बेटा भी था, प्रणय। प्रणय बहुत ही होशियार आदमी था, लेकिन उसकी एक ही कमी थी, वह बहुत आलसी था। एक दिन तुकाराम आकर प्रणय से बोला, अरे नालायक, तुम्हारा पढ़ाई खत्म करके 1 साल हो चुका है, कुछ काम धंधा करोगे नहीं? अरे पिताजी, क्यों परेशान कर रहे हो? आज की खाने में क्या है वो सोचिए पहले। मुझे तो कीमा पुलाव और मटन फ्राई चाहिए। जाओ, जाकर उसका इंतज़ाम करो। तुकाराम प्रणय की बातों से तंग आ गया और अगले ही दिन उसके साथ ही उसे अपनी मुर्गियों के फार्म में लेके जाता है। वहाँ पर पहले से ही सलीम करके एक आदमी काम कर रहा था। सलीम बहुत चालाक था। तुकाराम प्रणय को सलीम के पास लेके आया। अरे ओ सलीम, आजा, आज से तुम मेरे बेटे प्रणय को भी ट्रेनिंग दो, काम सब कुछ सिखा दो। मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, वापस आने तक प्रणय को पूरा काम आ जाना चाहिए। जी सेठ जी, मैं सब कुछ संभालूंगा, आप चिंता मत करो। फिर सलीम अपने आप में ऐसा सोचने लगा, इसे यहाँ लाकर छोड़ दिया, अगर प्रणय यहाँ रहा तो मैं पैसे नहीं कमा सकता और मेरी नौकरी भी चली जाएगी। कुछ न कुछ करके मुझे इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर सारा काम बोलने लगा। प्रणय, तुम पहले उन बोरियों से दाना निकालकर यहाँ पर डालो ताकि सारी मुर्गियाँ आकर उसे खाएं। बाद में 10 बकेटों में पानी भर कर रखना। सिर्फ यही नहीं, तुमको एक दिन में 4 बार इन मुर्गियों की गंदगी साफ करनी पड़ेगी। मैं अभी घर होके आता हूँ। चलो चलो, काम शुरू करो। अरे अरे बाप रे, ये बोरियां तो बहुत भारी हैं और इतनी सारी गंदगी। सारी मुर्गियां तो ज़मीन पे ही दाना चुग रहे हैं और भीत भी यही कर रहे हैं। ये तो सारे फार्म को ख़राब भी कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। अगले ही दिन प्रणय कुछ प्लास्टिक बॉटल्स लाकर उनसे ऐसा डिज़ाइन किया ताकि सारे मुर्गियां एक ही जगह आकर दाना खा सकें, और प्लास्टिक बॉटल से ही पानी पीने का इंतज़ाम भी किया। कुछ पुराने टायरों को लाकर लटका दिया ताकि मुर्गियां दाना खाने के बाद वहां जाकर बीत सकें। इस तरह पूरा फार्म साफ हो गया। इतने में सलीम और तुकाराम भी वहां पर आए। अरे वाह प्रणय, तूने तो कमाल कर दिया रे। देखा सलीम, मेरा बेटा अगर दिमाग लगाया तो जादू कर सकता है, जादू। हाँ सेठ जी, आपके बेटे ने तो ऐसा अच्छा काम करके मुझे डुबा दिया, मेरा धंधा चौपट कर दिया। चोर का जेल से भागना।
हरिपुर गांव में सोनू नाम का एक चोर अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। उसे चोरी के अलावा और कोई काम नहीं आता था। वो चोर होने के बावजूद भी अपनी माँ और बहन से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ और बहन भी उससे बहुत प्यार करते थे। सोनू की माँ हमेशा उसे चोरी करने के लिए टोका करती थी। अरे कमबख्त, ये चोरी का काम बंद कर दे। किसी दिन बहुत बुरा फंसेगा और बहुत पछताएगा। क्या माँ, तुम फिर शुरू हो गई ना? दीदी देखो ना माँ को। माँ तुम नाराज मत हो, मैं इसे समझाती हूँ। सोनू इधर आओ मेरे पास। लेकिन सोनू की बहन सुमन उसे हमेशा बचा लिया करती थी। सोनू कई साल तक चोरी करके पुलिस से बचता रहा। अपनी माँ के बार बार टोकने पर उसने अपनी माँ से वादा किया कि बहन की शादी हो जाने के बाद वो चोरी का काम छोड़ देगा और ईमानदारी से कोई धंधा शुरू करेगा। लेकिन एक दिन सुनार की दुकान से गहने चुराते हुए जो वो अपनी बहन की शादी के लिए चुरा रहा था, उसे पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। जब इस बात का पता उसकी माँ को लगा तो उसकी माँ ने सुमन से कहा, देख लिया सुमन, मैं कहती थी एक दिन ये बहुत बुरा फंसेगा इन चक्करों में। अब जाकर जेल में समझा अपने भाई को, शायद उसे अब कुछ समझ में आ जाए। सुमन सोनू से मिलने जेल में जाती है और उसे समझाती है कि वो बुरे काम छोड़ दे। सोनू उससे वादा करता है, बस दीदी, अब किसी तरह आपकी शादी हो जाए, उसके बाद मैं सारे काम छोड़ दूंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था। सोनू को चोरी करने के इल्जाम में 1 साल की सजा हो जाती है। 1 साल की सजा पाने पर सोनू परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी बहन की शादी तो 1 महीने बाद ही थी। जेल में उसकी मुलाकात जग्गा नाम के एक आदमी से होती है जो एक खून के आरोप में सजा काट रहा था। जग्गा की जेल में बहुत पहुंच थी, उसकी सभी इज्जत करते थे। सोनू जग्गा से मिलने के बाद जेल से भागने का प्लान बनाने लगा और सोनू ने जग्गा से झूठ कहा, जग्गा भाई, क्या आप मेरी जेल से भागने में मदद कर सकते हैं? मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं बस एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो तुम सोनू? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कल तैयार हो जाना। किचन का सामान लाने वाली गाड़ी में मैं तुम्हें भेज दूंगा बाहर। और जग्गा प्लान के मुताबिक किचन का सामान लाने वाली गाड़ी में सोनू को जेल से बाहर भगा देता है। सारे जेल में हड़कंप मच जाता है। जब जेलर को पता चलता है कि जग्गा ने सोनू की मदद की है तो वो जग्गा से कहता है, जग्गा, हम सब तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन तुमने ये क्या किया? एक चोर को जेल से भगा दिया। अरे साहब, उसने कहा था कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो उनसे मिलके आ जाएगा। क्या कहा? उसकी माँ की तबीयत? अरे उसकी माँ तो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसने तुमसे झूठ बोला है जग्गा। ये बात सुनकर जग्गा को सोनू पर बहुत गुस्सा आया और उसने जेलर को सोनू के छुपने वाली जगह बता दी। पुलिस ने उसके घर पे छापा मार के सोनू को पकड़ लिया और उसे फिर से जेल में बंद कर दिया। जेल में जग्गा ने सोनू की खूब पिटाई की क्योंकि सोनू ने उसे झूठ जो बोला था। सोनू ने जग्गा से हाथ जोड़कर माफी मांगी, जग्गा भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब सोनू समझ चुका था कि ईमानदारी से काम करने में ही उसकी भलाई है।